नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं आपके यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल हिंदी व्याकरण, जिसमें प्रैक्टिस सेट आपका फर्स्ट होगा। तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है कि धीरे धीरे में कौन सा समास है। तो देखिए, धीरे धीरे में जो समास है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर अव्ययीभाव समास है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम सर हर एक ऑप्शन के बारे में। तो द्वंद्व, द्वंद्व का मतलब होता है जिसमें दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। जिसमें दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, जैसे माता और पिता हो जाएगा। तो इसमें आपका कौन सा समास है, द्वंद्व समास हो जाएगा। वैसे ही ये उसके बाद से भाई और बहन हो जाएंगे, तो ये भी कौन सा समास होंगे, इसमें आपके द्वंद्व समास होंगे। और द्वंद्व समास जो होता है उसके बीच में योजक चिन्ह होता है, इसको योजक चिन्ह बोलते हैं। कभी कभी चिन्ह से भी आपके प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो इसको भी याद रखेंगे। उसके बाद से कर्मधारय के बारे में बात करते हैं। तो कर्मधारय का मतलब पहला शब्द जो होता है वो आपका विशेषण होता है। क्या होता है, पहला शब्द जो होता है वो आपका विशेषण होता है, और दूसरा शब्द जो होता है वो आपका विशेष्य होता है। क्या होता है, विशेष्य। अब विशेष्य किसे कहा जाता है, तो जो संज्ञा होती है उसी को विशेष्य कहा जाता है। तो उसे हम बोलते हैं कर्मधारय समास। क्या बोलते हैं उसे हम लोग, तो उसे कर्मधारय समास बोलते हैं। जैसे परमेश्वर हो गया, ठीक है। जैसे क्या हो गया आपका एग्जाम्पल में परमेश्वर, तो परमेश्वर में अगर समास सबसे पूछ ले तो कौन सा समास होगा, तो कर्मधारय समास होगा। उसके बाद से द्विगु समास के बारे में बात करते हैं। तो द्विगु समास का मतलब होता है कि पहला पद जो होता है, जो पहला पद होता है वो आपका संख्यावाची होता है। क्या होता है, पहला पद संख्यावाची होता है, उसे हम लोग नाम क्या देते हैं, द्विगु समास देते हैं। ठीक है, तो दोनों चीज़ समझ में आ गई। तो अव्यय जो था अभी अभी हमने बात किया था, तो अव्यय में जो होता है पहला पद अव्यय होता है। क्या होता है, अव्यय। अव्यय का मतलब होता है कि आप उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते हो। लिंग, क्रिया और वचन के अनुसार उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। जैसे धीरे धीरे है ना, तब धीरे धीरे को धीरा ही नहीं कह सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि आप इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, उसे ही हम नाम देते हैं अव्ययीभाव समास। और इसमें पहला पद क्या होता है, प्रधान होता है। ठीक, समझ में आ गए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि धनुर्वाण में किस तरह का समास है, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, या फिर आपका जो है बहुब्रीहि समास। इसमें आपको समास बताना है। तो इसमें देखा जाए तो इसमें जो समास होगा ना वो आपका धनुर्वाण, वो होगा आपका द्वंद्व समास। कौन सा, द्वंद्व समास, जिसमें और क्या होता है, छिपा होता है। और या करके जो होता है ना, जैसे चाय या वाय, ठीक है, चाय बाय, तो इस तरह से जो होते हैं आपके वो द्वंद्व में आ जाते हैं। तो धनुर्वाण में कौन सा समास होता है, तो धनुष और वाण, धनुष और वाण, यानी कि और इसमें छुपा हुआ है, इसलिए इसमें कौन सा शब्द होगा आपका, द्वंद्व समास होगा, आपका ऑप्शन नंबर डी। बाकी आप जानते हैं तत्पुरुष समास, जो आपके कर्ता कारक को छोड़ दिया जाए और संबोधन को छोड़ दिया जाए, तो 6 जो होते हैं वो आपके तत्पुरुष समास में ही आते हैं। ठीक है, कारक जितने भी हैं आपके 2 को छोड़कर। उसके बाद से बहुब्रीहि समास सबको पता है, जिसमें अन्य पद की प्रधानता होती है। जैसे दशानन, 10 आनन है जिसके, अर्थात रावण। ठीक है, तो वो जो बताता है वो कौन सा होता है, बहुब्रीहि समास होता है। और ये शब्द शुद्धि में भी काफ़ी पूछा जाता है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इनमें शत्रु का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो देखिए, इसमें शत्रु का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है वो आपको बताना है। तो देखिए, अहि, अहि जो है ये शत्रु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ध्यान रखिएगा, अहि जो होता है ये किसका पर्यायवाची शब्द होता है, तो अहि जो है ये सांप का पर्यायवाची शब्द है। किसका है, सांप का पर्यायवाची शब्द है। बाकी अरि हो गया, रिपु हो गया, बैरी हो गया, ये सभी किसके होते हैं, शत्रु के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए, इसमें पूछ रहा है इंद्र का पर्यायवाची। तो देखिए, इंद्र का पर्यायवाची जो शब्द है वो आपका गणाधिप नहीं है, यानी गणाधिप जो है इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी आपके बचे हैं पुरंदर, मध्वा और शक्र, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं, इंद्र के पर्यायवाची हैं। लेकिन ये वाला आपका नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़ते ठीक से नहीं है, जिसकी वजह से हमारा गलत हो जाता है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को जो है अच्छे से ध्यान रखेंगे। गणाधिप जो है ये इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है, बाकी सभी इसके पर्यायवाची शब्द हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, ये दिया गया है कि स्पृश्य का विलोम शब्द है। तो देखिए, स्पृश्य का विलोम अस्पृश्य होता है। क्या होता है,
अस्पृश्य होता है। तो देखिए सभी में थोड़ा थोड़ा करके दिया गया है, तो कौन सा हो सकता है? तो अस्पृश्य का मतलब होता है सर यही वाला शब्द आएगा, और ये वाला शब्द किस में है? ऑप्शन नंबर डी में है। तो आपका डी वाला क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सब क्या है? गलत है। ठीक है, उसके बाद से ध्वंस शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो देखिए जो ध्वंस का विलोम शब्द की बात करते हैं अगर हम लोग, ठीक है, तो ध्वंस का जो विलोम शब्द होता है वो होता है आपका निर्माण। क्या होता है? अरे ध्वंस कर दिया तो फिर उसको क्या कर दिया दूसरे ने? निर्माण कर दिया, यानी उसका क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से प्रकृति का कभी कभी पूछ लेता है, तो ध्यान रखिए प्रकृति का विलोम जो होता है वो आपका कृत्रिम होता है। क्या होता है? कृत्रिम होता है। तो ध्यान रखेंगे, इसका बड़ा पूछा जाता है प्रकृति वाला, तो इसको याद रखेंगे आप। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने ये रहा। ठीक है, इसमें क्या पूछा है? तो इसमें पूछा है आपके सामने कि शब्द तत्सम नहीं है। कौन सा शब्द जो है तत्सम नहीं है? कपाट, कुची, कीटक और कुम्हार। तो इसमें देखा जाए तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है यानी कुची, ये जो है आपका तत्सम नहीं है। ये जो शब्द है आपका तद्भव है, बाकी शब्द जो है आपके क्या है? तत्सम है। क्या है? तत्सम है। तो सर कपाट तत्सम है, कपाट क्या है? तत्सम है, तो इसका क्या होता है? तो देखिए इसका किवाड़ तद्भव होता है। क्या होता है? किवाड़ जो है इसका तद्भव होता है। उसी तरह से कीटक की बात करते हैं, तो कीटक जो होता है इसका मतलब इसका तद्भव क्या होता है? तो कीड़ा होता है। क्या होता है? कीड़ा होता है। उसके बाद से कुंभकार, कुंभकार का जो होता है वो होता है आपका कुम्हार। क्या होता है? कुम्हार होता है इसका तद्भव। ठीक है, कुम्हार होता है। तो सभी ऑप्शन के भी बारे में आपने अच्छे तरीके से जान लिया। ठीक है, तो इस चीज़ को आप जो है अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन आपका ये है जो कि पहले ही देख लिए थे आपने। ठीक है, लवण का तद्भव क्या होगा? तो देखिए लवण का जो तद्भव होता है वो होता है कौन सा आपका? तो लवण का जो तद्भव होगा वो आपका नोन होगा। क्या होगा? नोन। अरे नमक जो होता है ना उसी को बोलते हैं नोन। ठीक है, तो यहाँ पे आप नमक नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। नमक जो है करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल गलत हो जाएगा। और ये देखिए लवंग किसका होता है? लौंग का होता है। किसका होता है? लौंग का जो होता है आपका तद्भव, ठीक है, वो जो होता है लवंग होता है। क्या होता है? लवंग। यानी कि लवंग जो है आपका क्या है? ये जो है आपका तत्सम शब्द है, और ये क्या है? तद्भव शब्द है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये वाला। इसमें क्या बोल रहा है कि दो या दो से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है वह क्या कहलाती है? तो देखिए जब दो शब्द एक पास आते हैं ना और उनके वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है ना उसे हम लोग संधि नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? संधि। तो बताइए किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला देखते हैं, संहार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो देखिए इसका जो होता है वो होता है समधनहार। क्या होता है? समधनहार। यानी कि व्यंजन और स्वर के मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे हम लोग व्यंजन संधि कहते हैं। तो समधनहार में कौन सी संधि है अगर पूछ लिया जाए तो आपके व्यंजन संधि है, और ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद से 11वें प्रश्न की बात करते हैं। 11वां है कि गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले के लिए एक शब्द है। तो देखिए जो गुरु के पास शिक्षा ग्रहण करता है, उनके पास रहकर शिक्षा ग्रहण करता है, तो उसको हम लोग अंतेवासी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? उसको हम लोग जो है अंतेवासी के नाम से जानते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से उच्च कुल में पैदा व्यक्ति, तो जो उच्च कुल में पैदा व्यक्ति होता है उसको हम लोग कुलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुलीन। यानी कि ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, और अगला क्वेश्चन है कि अंधे के हाथ बटेर लगना। अब देखिए अंधे के हाथ बटेर लगना का कहावत वो आशय क्या है? अंधा भी अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है, किसी अयोग्य व्यक्ति को महत्वपूर्ण वस्तु प्राप्त होना, भाग्य से कोई वस्तु मिल जाना, बिना परिश्रम के सफलता मिल जाना। तो क्या इसका जवाब हो सकता है? तो जवाब इसका जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी किसी अयोग्य व्यक्ति को महत्वपूर्ण वस्तु की क्या हो जाना? प्राप्ति होना। यही आपका राइट आंसर होगा, अंधे के हाथ बटेर लगना। ठीक है, उसके बाद से अगला है कि गांठ का पूरा मुहावरे का अभिप्राय है। विघ्न आना, बेफिक्र होना, मालदार होना या शक्तिहीन होना। तो गांठ का पूरा का मतलब होता है कि सर मालदार होना। क्या होना? मालदार होना। ये आपका क्या होगा? उचित विकल्प का राइट आंसर होगा। ठीक है, उचित विकल्प का यही होगा।
तो अब बात करते हैं हम लोग अगले प्रश्न की, और अगला प्रश्न ये है, ठीक है। ये पूछ रहा है कि निम्न में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए, यानी शुद्ध वाक्य कौन सा है। वाह कितना घृणित दृश्य है, ओह कितना घृणित दृश्य है, छी कितना घृणित दृश्य है। अब घृणा आ रहा है तो वाह आएगा, अरे किसी का जो है तारीफ करते हैं तो वाह वाह क्या बात है, ओहो थोड़ा सा दुख का अनुभव होता है, ठीक है। लेकिन छी घृणा आती है, यहाँ पे छी जो आती है क्या आती है, घृणा आती है। आह कितना दुख की बात है यार, कितनी दुख की बात है। इसका मतलब है कि उचित विकल्प जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, घृणित। छी कितना घृणित दृश्य है, कितना बेकार है, छी। ठीक है ना, देखते हैं ना, कहती हैं महिलाएं हमेशा छी छी छी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि शब्दानुक्रम में सही वाक्य है। वह गरीब आदमी था, वह आदमी गरीब था वह गरीब आदमी, था गरीब वह आदमी। अरे ये तो दोनों विकल्प ऐसे ही खत्म हो जाते हैं मेरे भैया, दोनों विकल्प ऐसे ही क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। बचे आपका ऑप्शन नंबर ए और बी। तो वह गरीब आदमी था, वह गरीब आदमी था नहीं बल्कि वह आदमी गरीब था, यानी कि उचित विकल्प का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन पुल्लिंग नहीं है। देखिए ये नहीं वाला थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये नहीं वाला न ध्यान देने के कारण हम लोग गलती कर जाते हैं, ठीक है, गलती कर जाते हैं। तो इस गलती को थोड़ा सा आप अपने को सुधारिए। तो इसमें देखा जाए तो जो वायु है वो आपका राइट आंसर होगा, यानी कि पुल्लिंग नहीं, ये क्या है, स्त्रीलिंग है। बचपन में खेला करते थे आ गया ना, तो ये आपका पुल्लिंग होता है, ठीक है। और उसके बाद से जो है समुद्र का पानी कैसा होता है, खारा होता है। कंबल क्या किया जाता है, कंबल से ढका जाता है। तो जहाँ पे आता है ना इसका वो, तो वो हमेशा जो होता है आपका पुल्लिंग ही होता है। लेकिन पुल्लिंग नहीं है तो वायु जो है, वायु चल रही है, हवा बह रही है, तो रही है, तो क्या आ रहा है इसमें, रही है आ रहा है। इसका मतलब ये कौन सा शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है, तो ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है। उसके बाद से गौ शब्द का एक वचन पहचानिए। सदा बहुवचन होता है, ये सदा एक वचन होता है, और एक वचन और बहुवचन। तो इसमें बताना है कि गौ एक शब्द है, इसका बहुवचन या जो है ये शब्द कौन सा है, क्या एक वचन है, सदा बहुवचन होता है। तो देखिए इसका उचित विकल्प होगा आपका एक वचन, यानी कि गौ जो होता है ना, गौ माता एक वचन ही होती है, क्या होती है, एक वचन, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ चले, और 19वां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इसमें क्या बोल रहा है, तो इसमें बोल रहा है कि क्रिया परक व्याकरणिक कोटि चिन्हित कीजिए। तो क्रिया परक, देखिए यहाँ पे क्रिया परक व्याकरणिक कोटि आपको जो है चिन्हित करना है, कौन सा होगा क्रिया परक व्याकरणिक कोटि। तो देखिए ये जो होता है क्रिया जो होता है वो आपका कारक होता है, यानी कारक क्रिया के द्वारा ही करते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्रिया परक जो होता है, जो कारक होते हैं उनके द्वारा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ना लिंग वचन पक्ष इसके अनुसार बिल्कुल नहीं होता। उसके बाद से यहाँ पे पूछा है कि कौन सा शब्द शुद्ध है। तो देखिए शुद्ध जो है अंत्याक्षरी होता है, क्या होता है, अंत्याक्षरी होता है। तो अंत्याक्षरी में देखिए अंताक्षरी, अंताक्षरी नहीं होता है, अंत्याक्षरी या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, ये तो कभी होगा ही नहीं। तो अब दो में आकर बात फंस जाती है। तो इसमें जो होता है वो आपका अंत्याक्षरी होता है, यानी कि छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा आती है लास्ट में, छोटी की मात्रा नहीं आती है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी शुद्ध पूछा है प्रदर्शनी। तो आपको पता है कि प्रदर्शनी क्या ऐसे लिखी जाती है, क्या ऐसे लिखी जाती हैं, या ये होगा या फिर डी वाला होगा। तो बताइए प्रदर्शनी कौन सा होगा। तो देखिए प्रदर्शनी जो होता है वो आपका ऑप्शन नंबर बी प्रदर्शनी, प्रदर्शनी नहीं होता है, प्रदर्शनी होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 22वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हंस की जगह प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। अब देखिए हंस की जगह कौन सा ऐसा शब्द है जो आपका प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो देखिए हंस, सूर्य, योगी, श्वेत और अमृत। तो यहाँ पे देखेंगे तो अमृत जो शब्द है ना, इसका प्रयोग आप नहीं कर सकते हंस की जगह पे, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, अब इसको पढ़ना है आपको, ठीक है। तत्परता हमारी सबसे मूल्यवान संपत्ति है, इसके द्वारा विश्वसनीय प्राप्त होती हैं, जो सदैव जागरूकता रखते हैं, तत्काल कर्मरत हो जाते हैं, और जो अपने समय के पाबंद हैं, वे सर्वत्र विश्वास के पात्र समझते हैं, वे मालिक स्वयं कार्य तत्पर होते हैं, अपने कर्मचारियों की प्रेरणा का स्रोत बनते हैं, और काम की अपेक्षा करने वाले के लिए अंकुश का काम करते हैं, वे अनुशासन के साधन भी बनते हैं। इस प्रकार अपनी उपयोगिता और सफलता में अभिवृद्धि करने के साथ साथ वे एक दूसरे की उपयोगिता की
उपयोगिता और सफलता को भी ध्यान साधन बनते हैं। एक आलसी व्यक्ति हमेशा ही अपने कार्य को भविष्य के लिए स्थगित कर जाता है, वह समय से पिछड़ता जाता है और इस प्रकार के लिए ही नहीं दूसरों के लिए भी विक्षोभ का कारण बनता है। उसके बाद कार्य की उसकी सेवाओं का कोई आर्थिक मूल्य नहीं समझा जाता। कार्य के प्रति उत्साह और शीघ्रता से संपन्न करना कार्य तत्परता के 2 प्रमुख उपादान हैं जो समृद्धि की प्राप्ति में उपयोगी बनते हैं। तो ये पूरा पैराग्राफ आपको पढ़कर जो है इस 23वें प्रश्न का, इस 24वें प्रश्न का और इस 25वें प्रश्न का आंसर क्या करना है आपको देना है। तो देखिए 23वां प्रश्न में क्या कह रहा है कि उपयुक्त अवतरण का उपयुक्त शिक्षक दीजिए। देखिए कार्य कुशलता, कार्य तत्परता, कार्य उपयोगिता या फिर जागरूकता। तो अभी जो पढ़े हैं आप पीछे करके, ठीक है, अभी जो पढ़े हैं आप पीछे करके उसमें आपके किस पे पढ़े हैं तो कार्य तत्परता पे पढ़े हैं। किस पे? कार्य तत्परता। देखिए यहाँ पर भी क्या है, कार्य तत्परता है, इस पे आप पढ़े हैं तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद ये बोल रहा है कि जीवन में सफल सिद्ध होने के लिए आवश्यक उत्पादनों में से एक प्रमुख उत्पादन क्या है? कार्य की आर्थिक समझ, जागरूकता, तत्परता और अनुशासन। तो वैसे आप पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? तत्परता पढ़ रहे हैं, तो तत्परता ही होनी चाहिए आपके अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। 25वें की बात करते हैं। 25वां क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है कि तत्परता हमारी मूल्यवान निधि है। इसमें कह रहा है कि गद्यांश का उचित संक्षेपण का कौन सा होगा? तत्परता हमारी मूल्यवान निधि है, इससे हम तत्पर होकर काम करते हैं और समय पर काम करके सफलता प्राप्त करते हैं। उसमें तो सफलता की बात की गई है क्या? इसमें की गई है सफलता की बात। आप देखेंगे तो जो है सफलता में, ठीक है, ये बोल रहा है कि इसी प्रकार उपयोगिता सफलता में वृद्धि करने के साथ साथ दूसरे उपयोगिता की सफलता भी के भी साधन बनते हैं। तो साधन बनते हैं यहाँ पे आपको नहीं दिया गया है, ठीक है। दूसरा देखेंगे तो यहाँ पे जागरूक व्यक्ति सदैव उत्साहित होकर तत्परता से अपने कार्य में जुट जाते हैं, ये बिल्कुल सही है। और अनुशासित होकर अपने समय पर पूरा कर डालते हैं। समय पर कार्य करने से भी अपने कार्य के क्षेत्र में सभी के विश्वास पात्र बन जाते हैं और यही विश्वसनीयता सफलता का साधन बनती है। तो व्याख्या यहाँ पे अच्छे से दी गई है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो मुझे आशा है कि ये 25 क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि 15 सेट हिंदी व्याकरण के हम लोग हल करने वाले हैं पूरा कंप्लीट, और ये शाम को आपको ठीक 6 बजे जो है मिलेगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।